देखिए आप लोग यहाँ पे दो चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं, दो चीजें डिसाइड करती हैं, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ और एक रिड्यूस्ड मैस जो है वो डिसाइड करता है। तो अब रिड्यूस्ड मैस में आप लोगों को पता है फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। यहाँ फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है और रिड्यूस्ड मैस भी ज्यादा है। रिड्यूस्ड मैस ज्यादा होना ये कहता है कि वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, और फोर्स कांस्टेंट का ज्यादा होना कहना है कि वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्योंकि वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन वाकई ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसने इफेक्ट किया है और इसने इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ इस चीज पे बेस किया है इसने और इस पे बेस नहीं किया। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है। अब ये कंडीशन है रिड्यूस्ड मैस की, when an atom in a bond is replaced by heavier isotope the bond length and dipole moment do not change। एक बात याद रखिए, जैसा कि अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था, हाइड्रोजन की जगह पे जो है वो आ गया था ड्यूटेरियम। तो याद रखिए इस केस में बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होता और ना ही बॉन्ड की पोलैरिटी चेंज होती है, याद रखिए। IR absorption gives very important clue about functional group। IR absorption जो है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। आप लोगों के पेपर में मैं शामिल करूंगा कुछ स्पेक्ट्रा, और उन स्पेक्ट्रा को देख के बताना होगा कि इसकी वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है या ये किस कंपाउंड के स्पेक्ट्रा है। उसके बाद कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोवेव एंड IR। माइक्रोवेव में जरूरी है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज हो, जबकि इंफ्रारेड में परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज हो तो भी IR एक्टिव होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट चेंज हो तो भी IR एक्टिव होगा। कोई पूछे कि इसकी एग्जांपल, तो कहना है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर सिर्फ परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज होना शर्त होता तो इन तीनों में तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता, इनमें तो डाइपोल मोमेंट है ही जीरो। तो ये इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इनमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस होता है, इस वजह से ये हो गया। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वाइब्रेशन के बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में दो तरह की वाइब्रेशन होती है, एक होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक होती है बैंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरह की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये आप लोगों के पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है कि दो बॉन्ड एट ए टाइम कार्बन के नजदीक है और एट ए टाइम कार्बन से दूर जाए एट ए टाइम, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में डाइपोल मोमेंट में चेंज जीरो होता है, ये IR अब्जॉर्प्शन में कोई पीक शो नहीं करती। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देखें आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन कार्बन के नजदीक आ रहा है दूसरा दूर जा रहा है, एक ही वक्त में एक नजदीक आ रहा होता है दूसरा दूर जा रहा होता है। तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। डाइपोल मोमेंट चेंज होने की वजह से जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है कार्बन डाइऑक्साइड की वो IR में एब्जॉर्ब करती है। इसी तरह इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, इसलिए ये IR एक्टिव है। लेकिन माइक्रोवेव में ये एक्टिव नहीं है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरह की होगी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है उसका डाइपोल मोमेंट चेंज जीरो होता है, वो IR एक्टिव नहीं है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वो IR एक्टिव है, उसमें डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। उसके बाद बैंडिंग वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों के पास दो तरह की होती है, एक होती है इन प्लेन और एक होती है आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन जो है उसको 2D भी बोलते हैं, वो दो तरह की है, एक सीजरिंग है और एक रॉकिंग है। जो सीजरिंग है उसमें क्या होता है, जैसे कैंची चलती है, तो आप ये कंसीडर करें कि कार्बन अपनी जगह पे रहता है, ऑक्सीजन जो है वो बेंड होके एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ऑक्सीजन बेंड होके एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। और फिर आप लोगों के पास एक रॉकिंग है। ये रॉकिंग क्या है, एक ऑक्सीजन पीछे की तरफ आता है दूसरा आगे की तरफ जाता है। पहले तो मैंने कहा ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपके पास है, ये दोनों ऑक्सीजन, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है, लेकिन ये दोनों एटम अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, तो ये आप लोगों के पास सीजरिंग है। सीजरिंग में डाइपोल मोमेंट जो है उसमें चेंज वो जीरो नहीं है। एक दूसरी रॉकिंग है, एक
इधर मूव करे और दूसरा अपोजिट साइड पे इधर मूव कर रहा हो, इसे रॉकिंग बोलते हैं। तो इसमें डाई मोमेंट चेंज 0 होता है, तो ये IR एक्टिव नहीं। इसी तरह जो वैगिंग है आउट ऑफ प्लेन, वो वैगिंग है और ट्विस्टिंग है, वो देखेंगे वो क्या है। वैगिंग में डाई जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, और इसमें नहीं होता, तो ये IR एक्टिव है और ये नहीं है। जिसमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट 0 हो वो आप लोगों के पास IR इनएक्टिव होगा। जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, चेंज जो है, वो आप लोगों के पास IR एक्टिव होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये दिखाया गया है मुख्तलिफ। ये देखिए आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास सीजरिंग है, ये दोनों एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं, और ये आपके पास रॉकिंग है, एक इधर मूव करता है, सॉरी एक इधर मूव कर रहा है और दूसरा इधर बेंड हो रहा है, तो ये रॉकिंग है। इसमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट 0 है। और इसमें क्या है, इसमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग देखिए वैगिंग में, वैगिंग में क्या होता है, ये आउट ऑफ द प्लेन मूव करते हैं अपनी प्लेन से। ये जो इसका निशान है ऊपर की जानिब, ये शो करता है कि ये टू वर्ड्स मीन टू वर्ड्स द प्लेन, ये अंदर की जानिब मूव करते हैं, ये अंदर की जानिब मूव करते हैं या बाहर की जानिब, आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, या अंदर की जानिब या बाहर की जानिब मूव करते हैं। मैं कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि ये कैसे होता है। आप लोगों को नजर आ रहा हूं मैं? तो आप लोगों के पास जो सीजरिंग है, आप लोगों ने मेरे हाथ देखने हैं। सपोज मैं कार्बन हूं और मैंने ये ऑक्सीजन ये पकड़े हुए आपस में, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसमें जो सीजरिंग है वो ऐसे होती है कि दोनों आगे की तरफ ऐसे मूव करें, ये सीजरिंग है। ये आप लोगों के पास सीजरिंग, या और आपके दूसरों के पास, आप लोगों के पास सीजरिंग के पास रॉकिंग है। रॉकिंग जो है वो उल्ट है, एक इधर मूव करे और एक इधर, ये रॉकिंग है, ये रॉकिंग है आप लोगों के पास। और इसी तरह आप लोगों के पास जो वैगिंग है वो भी बिल्कुल सीजरिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे ऊपर की जानिब आप कह सकते हैं ऊपर मूव करें 3 डायमेंशन में, और ये ट्विस्टिंग जो है ये बिल्कुल रॉकिंग की तरह की है, एक ही वक्त में ऊपर या नीचे मूव कर रहे हो एक ही वक्त में। तो ये आप लोगों के पास है कि कौन से एक्टिव हैं। और लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, उसमें आप लोगों के पास जो सिजरिंग होती है और जो वैगिंग होती है, ऊपर मैंने लिखा भी है कि इनके केस में डाइपोल मोमेंट में जो चेंज होता है वो 0 नहीं होता, ये IR एक्टिव होते हैं। सर क्वेश्चन, ये आप लोगों के पास एक समरी दी गई है कि टोटल जो नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n-5 होती हैं। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ एटम है। सपोज आप लोगों के पास 3 एटम है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 3 3 9 - 5 टोटल होगी 4। वो 4 जो है वो कैसे हैं, एक आप लोगों के पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है जो IR एक्टिव है, एक एसिमेट्रिक, ये IR एक्टिव नहीं है सॉरी, चेंज इन डाइपोल मोमेंट 0 है, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, एक सिजरिंग है और एक वैगिंग है आप लोगों के पास। ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आप लोगों के पास 3n-6 होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो है कि हम वाइब्रेटिंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए आप लोग ये कंसीडर करें कि सपोज आप लोगों के पास, ये एक क्लोरीन का एटम है और एक आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन के नजदीक आता है। तो यहाँ हमने देखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, ये रिपल्शन की फोर्स यहाँ दिखाई गई है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करें, और बदले में ये है कि जो क्लोरीन का जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, और क्लोरीन का न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। जो ही आप हाइड्रोजन के एटम को क्लोरीन के नजदीक लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ उनके दौरान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज।
जब हाइड्रोजन को आप नजदीक लेके जाने की कोशिश करते हैं तो एक खास पॉइंट पे आके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान एक बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। जिस पॉइंट पे वो बैलेंस उनके दरमियान आ जाए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस में, उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, या उस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि वो बॉन्ड लेंथ है। वहां पे एक बॉन्ड जो है वो बन जाता है, जहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस में एक बैलेंस आ जाए, वहां पे वो बॉन्ड जो है उस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं। ये आप लोगों के सामने जो है वो शो किया गया है, देखिए जरा। सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बन गया है, क्लोरीन का एटम जो है वो हैवियर है, और हाइड्रोजन का एटम जो है वो एक लाइटर एटम है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, या इसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी बोलते हैं। आप हाइड्रोजन के एटम को जरा यहाँ से थोड़ा दूर लेके जाए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप हाइड्रोजन के एटम को स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके जाए और फिर छोड़ दें, आप देखेंगे ये हाइड्रोजन का एटम जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। हमने हाइड्रोजन के एटम को ही क्यों सिलेक्ट किया है? क्लोरीन का हैवियर एटम है, वो अपनी जगह पे पड़ा है, जबकि हाइड्रोजन एटम लाइटर है। इसको हम अपनी जो डिस्टेंस है आर ई क्यू, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इससे डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे छोड़ते हैं, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये जो इक्विलिब्रियम से या डिस्टेंस से जितना डिस्टेंस हम लेते हैं इसको हम कहते हैं आर। ये आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आप लोगों के पास है ये आर है। अब जाहिर है आप इसको छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। कितनी एनर्जी से वाइब्रेट करेगा ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना दूर इसको लेके गए इक्विलिब्रियम पोजीशन से। आप इसको और दूर लेके जाएं, यहाँ तक लेके आए, यानी इसकी सीध में यहाँ तक लेके आए। जब यहाँ तक लेके आएंगे तो ये और वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, यानी यहाँ तक लेके आए, छोड़ दें आप, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये आपके पास डिस्टेंस जो है ये आर है। तो जितना आप लोग आर माइनस आर ई क्यू, ये जितना ज्यादा होगा आप लोगों के पास इतनी ज्यादा एनर्जी से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। आर माइनस आर ई क्यू जितना ज्यादा होगा इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। आर माइनस आर ई क्यू क्या है? आर है, सॉरी, आर ये फासला है जो इसका यहाँ जहाँ पे आप इसको जाके छोड़ते हैं, और आर ई क्यू आप लोगों के पास ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपके पास आर क्यू है, आर ई क्यू है, और ये डिस्टेंस जो है आपके पास आर है। आर माइनस आर ई क्यू, आर माइनस आर ई क्यू जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे आर ई क्यू कितना है? ये आपके पास आर ई क्यू है, और ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये आपके पास डिस्टेंस जो है ये आर है। आर माइनस आर ई की डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा आप लोगों के पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होती जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा होती जाएगी। तो ये हमने प्लॉट किया है एनर्जी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा करते जाएंगे वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ एनर्जी यानी ज्यादा होती जा रही है, यहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी कम है, यहाँ थोड़ी ज्यादा है, यहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी और ज्यादा है, यहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी और ज्यादा है। दरअसल हमने हाइड्रोजन जो है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया है, और उसको डिस्प्लेस करके हमने वहां से उसको छोड़ा है, तो उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड, उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। तो आर माइनस आर ई क्यू, आर माइनस आर ई क्यू जितना ज्यादा होगा तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ ये वाइब्रेट करेगा। आर माइनस आर ई क्यू क्या है? आर ई क्यू तो ये डिस्टेंस है जो इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे इसकी सीध में ये डिस्टेंस जो है आप लोगों के पास क्या है? आर ई क्यू डिस्टेंस है, और जो इसका डिस्टेंस है आप लोगों के पास, ये डिस्टेंस आप लोगों के पास आर, ये डिस्टेंस। तो आर माइनस आर ई क्यू जितना ज्यादा होगा जो एनर्जी है या फोर्स है वो इतनी ज्यादा होगी। ये ग्राफ यहाँ शो किया गया है। अगर हम एटम्स के केस में बात करें तो हमारे आप लोगों के पास ये एटम ए है, और ये आप लोगों के पास यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। आप इसको एटम बी को यहाँ से यहाँ तक छोड़ेंगे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वही जो क्लोरीन और हाइड्रोजन वाली एग्जांपल है बिल्कुल उसी तरह का है, और ये जो है हुक्स लॉ फॉलो होता है इसमें। ये देखें
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर ई क्यू। जो फोर्स है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो उसको क्लोरीन के नजदीक लेके लाना चाहती है हाइड्रोजन को, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर ई क्यू। यहाँ जो के है ये आप लोगों के पास फोर्स कांस्टेंट है, माइनस की साइन शो करती है कि जिस डायरेक्शन में आप इसको क्लोरीन से दूर लेके जा रहे हैं, तो जो फोर्स इसको वापस लाना चाहती है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, हुक्स लॉ के मुताबिक। ये एनर्जी है E is equal to 1/2 k r minus r e क्यू स्क्वायर, ये उसकी एनर्जी है। ये फार्मूला फिजिक्स से आप लोग ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ड्राइव करने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये एनर्जी शो करती है एक हुक्स लॉ के मुताबिक एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी को शो करती है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं, उसकी एनर्जी को शो करती है। सर अभी जी, लिंक ठीक है आएगा सर। तो चले जाएंगे। जी तो ये आप लोगों के पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एनर्जी आप लोगों के पास। अब अगर देखना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, यानी जब हम उसको डिस्प्लेस ना करें, उस पे जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं आप, यानी डिस्प्लेस नहीं कर रहे आप, तो आर माइनस आर ई क्यू, यानी आर ई क्यू और आर इक्वल है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा आप लोगों के पास एनर्जी का एक्सप्रेशन, उसको जीरो एनर्जी कहेंगे, ई जीरो कहेंगे उसको। और जो ही आप उसको डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को वहां से, जो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे E1। और जो जो आप लोग उसको डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से, एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी। हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो और उसके बाद आपको पता है कि हम लोगों ने अभी जो स्पेक्ट्रा डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, ये वाला फार्मूला है जो वहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे ये आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है, इसका जो आप लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं 1/2 पाई के और म्यू, इसकी डेरिवेशन आप लोग एफएससी में कर चुके हैं। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इसको वेव नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो सी पे डिवाइड करेंगे, वेव नंबर में चेंज करने के लिए इसको आप लोग सी पे डिवाइड करेंगे। ये आप लोगों के पास आ गया। यहाँ पे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि इसमें के जो है फोर्स कांस्टेंट है और म्यू जो है आप लोगों के पास रिड्यूस्ड मैस है। और यहाँ पे आप लोग जो मेगा बार ऑसिलेशन है ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, रिड्यूस्ड मैस पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। बाकी चीज़ों तो इसमें कांस्टेंट है। रिड्यूस्ड मैस ज़्यादा होने से ओमेगा बार ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादा होगा, यानी वेव नंबर ज़्यादा होगा, और रिड्यूस्ड मैस कम होने से ओमेगा बार ऑसिलेशन कम होगा, यानी वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। और जैसे हम लोगों ने रोटेशनल एनर्जी के बारे में बात की है, जो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं वो भी क्वांटाइज्ड हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके हम उन जो उनके मुख्तलिफ वाइब्रेशनल लेवल हैं उनकी एनर्जी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ये उस एनर्जी का फार्मूला है। EV is equal to V plus 1/2। यहाँ V जो है एक वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और V की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती हैं। आप इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो HC पे डिवाइड करें। जब जूल को वेव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो HC पे डिवाइड करना होता है, आप HC पे डिवाइड करते हैं। जब आप लोग HC पे डिवाइड करेंगे तो एनर्जी जो है वेव नंबर में चेंज हो जाएगी। और यहाँ भी आप लोगों ने HC पे डिवाइड किया है, HC पे जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो H से कैंसिल हो गया। मेगा ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय C, ये ओमेगा बार ऑसिलेशन है, ये आप लोगों के पास वेव नंबर के टर्म में आ गया। और इस फार्मूले में जो ओमेगा बार ऑसिलेशन है वो आप लोगों को पता है कि ओमेगा बार ऑसिलेशन इस फार्मूले में क्या है। ओमेगा बार ऑसिलेशन है ये जो आप लोगों ने पहले किया है, फोर्स कांस्टेंट, जो पहले हम सिर्फ सिंपली वेव नंबर बोलते थे उसको अब ओमेगा बार ऑसिलेशन कहेंगे। जो पिछली सारी डिस्कशन में हम इसको ये कहते आ रहे थे, अब यहाँ ओमेगा बार ऑसिलेशन उसको कहते हैं। ओमेगा बार ऑसिलेशन डिपेंड कर रहा है किस किस पे, फोर्स कांस्टेंट पे और रिड्यूस्ड मैस पे। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये बिल्कुल इसी तरह एनर्जी का एक्सप्रेशन है जैसे आप लोग रोटेशनल में आप लोगों ने पहला एक्सप्रेशन देखा था, वो था Vj × J+1।
रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी का फार्मूला ये था बी जे इंटू जे जे प्लस वन, और वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल है उनकी एनर्जी का फार्मूला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से जो निकला है वो आप लोगों के पास ये है, बिल्कुल उसी का एनालॉग है जो वहां पे आप लोगों ने किया था। उसके बाद देखें आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो फार्मूला है जो अभी आप लोगों ने किया है, इसमें अगर आप 0 पॉइंट एनर्जी निकालना चाहते हैं यहाँ, यानी जीरो वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी, तो वी की जगह आप लोग जीरो पुट करें, वी की जगह आप लोग जीरो पुट करेंगे तो ये आप लोगों के पास, इसमें वी की जगह जीरो पुट करें आप लोग, इसमें जीरो पुट करें 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन जूल में आ गया, यहाँ जीरो पुट करें 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन जो है आप लोगों के पास आ गया, ये जूल में है और ये सेंटीमीटर इनवर्स में। और ये जो एनर्जी है इसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, वी की जगह जीरो पुट करने से। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये निकलता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों ने देखा था एक मॉलिक्यूल जब उसकी जीरो जे की जगह जब हम जीरो पुट करते हैं तो आप लोगों के पास एनर्जी का जो आंसर है वो आप लोगों के पास जीरो आता है, एनर्जी का आंसर आप लोगों के पास जीरो आता है, जे जीरो पुट करने से एनर्जी का आंसर आप लोगों के पास जीरो आता है। इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल बिल्कुल रोटेट कर ही ना रहा हो, लेकिन वाइब्रेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी जीरो पुट करने से भी एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, वो जो एनर्जी की जो भी कोई वैल्यू आई है वो डिपेंडेंट है किस किस पे, के पे और रिड्यूस्ड मास पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो आप लोगों के पास ओमेगा बार ऑसिलेशन है जो कि डिपेंड करता है रिड्यूस्ड मास पे और फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जीरो वाइब्रेशनल लेवल में भी मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहा होता है, और उसकी वो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या वाइब्रेशनल वेव नंबर है वो डिपेंड कर रहा है रिड्यूस्ड मास क्या है और आप लोगों के पास फोर्स कांस्टेंट क्या है। जबकि रोटेशन में एक मॉलिक्यूल जिसके लिए जे जीरो होता है वो वाकई स्टेशनरी होता है, वो रोटेट नहीं कर रहा होता। ये जो एनर्जी की ये जो वैल्यू है इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, ये हो सकती है ये हो सकती है, यानी एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट ना भी कर रहा हो तो उसकी एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है, उसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे फर्क आता है क्लासिकल और मैकेनिकल अप्रोच का। फर्क ये है कि क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक जीरो का मतलब जीरो होता है, और जो क्वांटम है उसमें जीरो का मतलब जीरो नहीं भी हो सकता। हमने वाइब्रेट वी की जगह जीरो पुट किया है तो मॉलिक्यूल फिर भी वाइब्रेट कर रहा था। क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक जीरो का मतलब है कि मॉलिक्यूल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा। जो ऊपर हमने फार्मूला देखा है वो हमारे पास क्लासिकल अप्रोच थी। लेट मी शो यू, ये आप लोगों के पास क्लासिकल अप्रोच थी कि जब बिल्कुल डिस्टेंस ना हो तो ई की वैल्यू जीरो आ जाती है, यहाँ पुट करने से ई की वैल्यू जीरो आ जाती है। लेकिन यहाँ हमने क्वांटम लेवल पे जाके देखा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कि एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं भी हो सकती। वी जीरो पुट किया है लेकिन एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ फिर भी वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद जो सिलेक्शन रूल है वो ये है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कि डेल्टा वी प्लस माइनस वन हो सकता है, ये लो ट्रांजिशन है, और डेल्टा वी प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। ये सिलेक्शन रूल कहाँ से आते हैं, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये कंडीशन पुट करने से ही इक्वेशन जो है वो सॉल्व होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही था।